हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, कभी कभी वक्त किसी ऐसे किरदार को भी जन्म देता है जो अकेला पूरी दुनिया को चैलेंज कर देता है। ना बड़ी फौज, ना बड़ी दौलत, सिर्फ इरादा और अपनी कौम के लिए सीने में जलता हुआ दिल। तो आज की इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे ही नौजवान अफ्रीकी लीडर की कि जिसे लोग इस सदी का सलाहुद्दीन अयूबी कहने लगे हैं। नाम है इब्राहिम ट्राओरे, जिसने ना सिर्फ अपनी कौम को उम्मीद दी बल्कि मगरबी ताकतों के दज्जाली चेहरों को भी पूरे बरआज़म अफ्रीका के सामने बेनकाब कर दिया। साल था 1988। मगरबी अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क जिसे दुनिया बुर्किना फासो के नाम से जानती है। इस मुल्क के एक गुमनाम गांव केरा में एक मुस्लिम खानदान में एक बच्चा पैदा होता है, इब्राहिम ट्राओरे, जिसकी बचपन से ही आंखों में फौज में जाने का ख्वाब था और दिल में अपनी मिट्टी और अपने लोगों के लिए कुछ करने का जुनून। वक्त गुजरा तो इस बच्चे ने फौज में शमूलियत इख्तियार की, माली और बुर्किना फासो जैसे ममालिक में अमन मिशंस का हिस्सा बना। मगर वो सिर्फ एक सिपाही नहीं बल्कि एक सोच बन चुका था। एक ऐसा फौजी जो सिर्फ बंदूक नहीं चलाता बल्कि ताकत से सवाल भी करता था। इसकी वर्दी में जज्बा था और आंखों में अपने मुल्क की आज़ादी का ख्वाब भी। साल 2022 में बुर्किना फासो की जमीन पर खून की नदियां बह रही थीं। दाइश और अलकायदा जैसे दहशतगर्द ग्रुप गांव के गांव निकल रहे थे। हुकूमत बेबस थी और अवाम सड़कों पर। इब्राहिम ने ये मंजर देखा और खामोश ना रहा। इसे लगा कि अगर अभी ना उठा तो मुल्क हाथ से निकल जाएगा। और फिर इसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े जर्नल्स भी ना कर सके। फौज के साथ मिलकर इसने हुकूमत का तख्ता पलट दिया और महज 34 साल की उम्र में बुर्किना फासो का सदर बन गया। तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इतना नौजवान, इतना बेखौफ लीडर इक़्तिदार में आया, मगर इक़्तिदार को बदलने के लिए वो कुर्सी लेने नहीं आया, वो इस कुर्सी का किरदार बदलने आया था, जिसे लोग सिर्फ हुकूमत समझते थे। इब्राहिम ने इसे जिम्मेदारी समझा। बुर्किना फासो कागजों में तो आज़ाद था, मगर हकीकत ये थी कि इसके दिल पर अब भी फ्रांस की बेड़ियां थीं। सोने की कानें कागजों में मुल्क की मलकियत थीं, मगर उन पर कब्जा फ्रांसीसी कंपनियों का था। मुल्क का 90% खजाना बैरूने मुल्क चला जाता था और यहाँ की अवाम भूख, बदहाली और बेबसी में जी रही थी। इब्राहिम ट्राओरे को ये मंजूर न था। इन्होंने इक़्तिदार में आते ही पहला ऐलान किया, फ्रांस की फौज हमारे मुल्क से निकल जाए। पेरिस में हलचल मच गई, सफारतकार भागे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, धमकियां दी गईं, लेकिन ट्राओरे ना डरा ना झुका। इसने दो टोक कहा कि अगर तुम नहीं निकले तो हम लड़ेंगे। और फिर जो हुआ वो तारीख बन गया। बरसों से ठहरे फ्रांसीसी फौजी बुर्किना फासो से अपना सामान बांधकर भाग खड़े हुए। ये था पहला वार नौबादियाती लूट पर और असल आज़ादी की शुरुआत पर। दोस्तों, जब गजा पर बम बरस रहे थे, जब मासूम बच्चे, औरतें और मसाजिद मिट्टी में मिलाई जा रही थीं, तब पूरी दुनिया खामोश थी, मगर इब्राहिम ट्राओरे की आवाज़ गूंज रही थी। इन्होंने कहा कि ये जंग नहीं, ये रियासती सतह पर स्पॉन्सर की गई दहशतगर्दी है। अमेरिका और बरतानिया की दोहरी पॉलिसियां इन्होंने खुलकर तनकीद का निशाना बनाई। अक़वाम मुत्तहिदा हो या बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ, हर फोरम पर वो इसराइल के जुल्म के खिलाफ खड़े हुए। इनके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज उम्मत के दिल में सीधा उतर गया। इब्राहिम ट्राओरे जानता है कि अकेले लड़ना मुमकिन नहीं। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की सख्तियों से टकराने के लिए किसी मजबूत साथी की जरूरत है, और इन्होंने हाथ बढ़ाया रशिया की तरफ। व्लादिमीर पुतिन ने न सिर्फ इसका इस्तकबाल किया बल्कि कहा, ये नौजवान आने वाले दौर का सबसे ताकतवर मुस्लिम लीडर बनेगा। रूस ने इन्हें अस्करी मदद दी, हथियार फराहम किए और हिकमत अमली में ताउन दिया। अब ट्राओरे अकेले नहीं, इसके पीछे खड़ा था एक दूसरा महवर, एक नई ताकत। और आहिस्ता आहिस्ता बुर्किना फासो, जो कभी एक गुमनाम और गुलाम मुल्क था, वो वेस्टर्न पॉलिटिक्स के मुंह पर तमाचा बन गया। अब अफ्रीका के और भी ममालिक ट्राओरे के मॉडल की तरफ देखने लगे हैं। एक ऐसा मॉडल जहां हिम्मत है, जहां इज्जत है और जहां कोई भी इक़्तिदार से बढ़कर नहीं, सवाए अवाम के। और फिर आया वो लम्हा, वो बयान जिसने हर मुसलमान के दिल को छू लिया, जब इब्राहिम ट्राओरे ने कहा, मैं हजरत बिलाल हबशी का
کا نسل زیادہ ہوں، میرا رنگ میری طاقت ہے اور میری قوم یتیم نہیں، تو جیسے صدیوں کی بیڑیاں ٹوٹتی چلی گئی ہوں۔ سوچئے اس افریقی سرزمین سے جہاں کبھی غلاموں کی چیخیں تھی، جہاں انسانوں کو جانوروں کی طرح بیچا جاتا تھا، اس مٹی سے ایک آواز اٹھی اور پوری دنیا کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اسلام صرف مساجد کی میناروں میں نہیں بلکہ عزت، انصاف اور خودداری کی زبان میں بھی زندہ ہے۔ یہ بیان نہیں تھا، یہ ایک صدی کی سب سے بلند تقریر تھی جس نے امت کے دل میں پھر سے روشنی جلا دی۔ ابراہیم صرف ایک صدر نہیں، وہ ایک سوچ ہے، ایک ایسی سوچ جو کہتی ہے کہ ہماری زمین ہمارا حق ہے، اب اور لوٹ مار نہیں چلے گی۔ یہ افریقہ کے نوجوانوں سے کہتا ہے کہ تم غلاموں کی میراث نہیں بلکہ عزت اور خودداری کے حقدار ہو، اور یہی سوچ اب پورے برکینا فاسو میں دوڑ رہی ہے۔ گاؤں گاؤں میں کتابیں لوٹ رہی ہیں، کھیتوں میں ہل چل رہے ہیں اور بازاروں میں کاروبار پھر سے زندہ ہو رہا ہے۔ جہاں کبھی فرانس کے جھنڈے لہراتے تھے، اب وہاں افریقہ کی آزادی کی گونج ہے۔ اپنی بولی میں، اپنی مٹی کی خوشبو کے ساتھ تراؤڑے نے یہ ثابت کر دیا کہ لیڈر وہی ہوتا ہے جو صرف تقاریر نہیں بلکہ ایک پوری نسل کی سوچ بدلتا ہے، اور شاید اسی لیے لوگ انہیں آج صلاح الدین ایوبی کی روح مانتے ہیں، جو ایک بار پھر سے اندھیروں میں روشنی لے کر آئی ہے۔ آج پورے افریقہ میں اسکولز، کالج، یونیورسٹیز اور دیگر اداروں میں ابراہیم تراؤڑے کا نام صرف ایک رہنما نہیں بلکہ انقلاب کی مثال بن چکا ہے۔ انہوں نے افریقی نوجوانوں سے صاف کہا، اب ویسٹرن لوٹ مار نہیں چلے گی، اب ہمارے وسائل ہمارے ہاتھوں میں ہوں گے، اب سونا ہو یا یورینیم، لویا ہو یا تانبا، یہ سب اب ہماری عوام کے لیے ہوگا، نہ کہ کسی غیر ملکی طاقت کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ گھانا، مالی، نائجر، گینی اور چاڈ جیسے ممالک میں تراؤڑے کا نام صرف ایک انسان نہیں، ایک جھنڈا بن چکا ہے جو اب ہوا میں نہیں دلوں میں لہرا رہا ہے۔ تراؤڑے نے افریقہ کے نوجوانوں کو آئینہ دکھایا اور کہا کہ تم لوٹے ہوئے براعظم کے بیٹے نہیں بلکہ نئی دنیا کے رہنما ہو۔ تو سوال یہ ہے دوستو، کیا واقعی ابراہیم تراؤڑے وہ آواز ہے جو پوری امت کو پھر سے جوڑ سکتی ہے؟ کیا یہ صرف ایک لیڈر ہے یا صلاح الدین ایوبی کی سوچ کا وہ بیج ہے جو صدیوں بعد پھر سے اگایا گیا ہے، یا پھر یہ بھی ایک اور امید ہے جسے وقت، سازش اور سیاست کچل دے گی؟ یہ سوال صرف تاریخ کا نہیں، یہ سوال ہم سب کے ضمیر کا ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کو آج ایسے ہی رہنماؤں کی ضرورت ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔